हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर के सभी पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सीमेट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक इस चैप्टर से टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा, अगर कह रहा है कि टू कॉर्ड्स अगर एक दूसरे को इस तरह से इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं, अगर मान लेते हैं ये एक्स भी है और ये जेड टी है, पी अगर मान किसी पॉइंट मान ले कर रहे हैं पी पॉइंट पे सपोज दैट, तो आप जानते हैं कि मान लो वाई है। ये भी नहीं था, मान लेते वाई है, ठीक है। अब इसको कर लीजिएगा, ये वाई है। तो आप जानते हैं कि पी एक्स इंटू पी वाई जो बराबर जेड पी इंटू पी टी के इक्वल होगा, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। और दूसरा, अगर आप कहेंगे कि इफ टू कॉट एक्स वाई इन जेड टी करें इंटरसेक्ट एट ओनली पॉइंट पी, देन पी एक्स जेड, पी जेड देख रहे हैं, ये मिला दिया जाए, पी एक्स जेड मिला दीजिएगा, अंदर ही मिलाएगा, बाहर चला जा रहा है ये। कह रहे पी एक्स जेड और पी टी वाई सिमिलर ट्रायंगल, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। अगर आप पढ़े होंगे, देखिए ये वाला एंगल इक्वल होगा, सेम सेगमेंट में है। और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और जब दो ट्रायंगल में यार पी एक्स जेड और पी टी वाई में दो एंगल बराबर हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, यानी बोथ करेक्ट है। तो मुझे लगता है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिमिलर आप प्रूव करना जानते हैं, अगर ज्योमेट्री पढ़े हैं तो दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब दो एंगल आप उनको बराबर कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं, कह रहा है दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स थ्री मीडियन। देखिए ए बी, देखिए एक बार इसको ए बी सी। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है मीडियन, ठीक है। ए बी सी डी का देखिए ये हो गया, और निकाल लीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं डी है, ई है, मान लेते हैं एफ है। देखिए ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का जो सम होता है, यानी ए बी और ए सी का जो सम होगा, अगर मैं ए बी और सी सी ले रहा हूँ, ये क्या होता है, ग्रेटर देन होता है उसकी मीडियन का टू टाइम्स। मीडियन कितना है? टू ए डी। ये ग्रेटर देन होता है, इस बात को याद करिएगा। इसी तरीके से अगर आप दो साइड और ले लेते हैं, मान ले ए बी आपने ए सी ले लिया, और इसी तरीके से अगर बी सी लेते हैं, बी सी और सी है ए सी लेते हैं सपोज दैट, तो बी सी ए सी लेंगे तो वो ग्रेटर देन होगा बी से जो लाइन जा रही है टू टाइम्स ऑफ सी एफ। इसी तरीके से अगर आप तीसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं कौन सा लेंगे, ए बी और प्लस ए वाली लाइन और ए वाली बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो उनके बीच से जा रहा है आपका बी मीडियन, तो टू टाइम्स ऑफ बी। सबको जब आप ऐड करेंगे ना, जब सबको ऐड करेंगे, देखिए ए बी यहाँ पे भी आया, ए बी यहाँ पे आया, दो बार ए बी आया, दो बार ए सी आया, दो बार बी सी आया, तो दो कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा ए बी, बी सी और ए सी, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए दो कॉमन ले लीजिएगा, तो ए डी बीई और प्लस सी एफ, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, टू से टू। तो देखिए सम ऑफ ट्रायंगल का जो साइड है मीडियन के सम के इक्वल होता है। तो पहला स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही प्रूफ हो गया। आप खुद बताइए, जब मान लेते हैं कोई भी दो, मान ले लाइन है, कोई भी दो है, जो मान ले ए बी और बी सी ले लिया जाता है, ठीक है, कोई भी दो लाइन ले रहे हैं, मान ले ए बी और ए सी, कुछ भी ले लीजिए। अगर ए बी और प्लस ए सी ग्रेटर देन टू ए डी है, तो जब ए बी और ए सी के अंदर अगर आप बी सी ऐड कर दे रहे हैं, क्या ऐड कर दे रहे हैं, बी सी, तो बी सी क्या, बी सी एक नंबर है, साइड है ना, और पॉजिटिव नंबर कुछ ना कुछ होगा पॉजिटिव, क्योंकि लाइन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। लाइन कोई मान 2 सेंटीमीटर की लाइन है कि 1 सेंटीमीटर की लाइन है, इसमें जब कोई चीज ऐड कर देंगे, जब ए बी और ए सी मिलकर के टू ए डी से बड़ा है, तो इसमें जब बी सी ऐड कर देंगे तो 200% क्या हो गया, वो एडी से बड़ा, टू टाइम्स ऑफ एडी से बड़ा नहीं होगा, बड़ा ही होगा। मैं कहूँ
मैं आपसे कोई छोटी सी बात पूछूं कि भाई 5 + 2 ग्रेटर देन है 8 से, सब जानते हैं। अब 5 + 2 में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, मान लो 1 ऐड कर दें, मतलब 3 ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उससे क्या हो जाए, सॉरी गलत लिख दिया ना, 5 प्लस मान लेते हैं 4, तो 5 4 + 4 अगर 8 से बड़ा है, तो 5 + 4 में अगर मैं मान लेते हैं 3 ऐड कर दिया या एक ऐड करूंगा, जो कुछ ऐड करूंगा वो भी 8 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। जब 9 8 से बड़ा है तो 9 में कुछ भी ऐड करोगे 8 से बड़ा ही आएगा। यही बात यहाँ पे है, जब ए बी और ए सी का सम 2AD से बड़ा है तो इसमें कुछ और ऐड कर देंगे तो जाहिर सी बात है 2AD से बड़ा ही आएगा। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कह रहा था फॉलोइंग डायग्राम, कह रहा शेडेड रीजन का एरिया बताना है। एक कंडीशन दे रखा है, इफ द शेडेड एरिया इज 1/2 द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आप जानते हैं कि कोई भी अगर मान ले कोई लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो जो भी ट्रायंगल बन रहा है, अगर कोई कहे ये ट्रायंगल का एरिया पूरे का हाफ है, इसका मतलब ये है कि ये मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट, यानी ये मीडियन है। अगर ये पूरा ट्रायंगल का एरिया का ये वाला शेडेड वाला हाफ है, इसका मतलब ये डी क्या है, मिड पॉइंट है, और डी मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब ये है कि जेड भी किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। सबसे पहले दिमाग में ये बात रखनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं, यानी ये मिड पॉइंट है, तो हो तो गया क्वेश्चन। अब आपको क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। आप हमको ये बताइए, अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी लेता हूँ, अगर मैं एबीसी ट्रायंगल लेता हूँ, तो आप ये जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसका हाइपोटेन्यूज कितना, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, बेस है आपका x², और परपेंडिकुलर देखिए ये भी वाई है, ये भी वाई है, तो y + y कितना हो जाएगा, 2y, और 2y का होल स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा, 4y²। एक चीज आप और जानते हैं, अगर मैं शेडेड वाला एरिया ले लूं, ये वाला, यहां से आप जान रहे हैं कि जो AD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो x² + y² है। तो x² क्या देख रहे हैं आप, x² देख रहे हैं आप कितना, आप देखिए यहाँ से AD² क्या है, x² + y² है। तो अगर यहाँ से x² निकालते हैं तो क्या आता है, x² अगर यहाँ से निकालते हैं तो आता है AD² - y², क्योंकि आपको AD निकालना है, क्या निकालना है, AD। तो यानी x² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AD² - y², ये 4y² पहले से है, तो ये हो जाएगा AD² +3y²। ये +3y² w² की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, AD² की वैल्यू हो जाएगी, उधर जाएगा तो w² - 3y²। यहाँ से AD निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, w² - 3y², यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। w² की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² + 4y²। और शेडेड वाले रीजन से आप जानते हैं कि AD² जो हो रहा है x² + y² है, तो मैं यहीं पे खास कर लग देता तब भी आ जाता। तो यहाँ पे x² की वैल्यू हो जाएगी, आप देख रहे हैं AD² - y², तो मैं x जहाँ AD² - y² रख दिया, तो AD² + 3y², उधर w² था, तो AD² की वैल्यू आसानी से निकल आई, w² - 3y², और स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे ये बस यही देखना था कि अगर कोई ट्रायंगल किसी मिड पॉइंट मान कहीं मिल रहा है, अगर पूरा एरिया हाफ हो जा रहा है बना हुआ ट्रायंगल का, इसका मतलब वो उस पे मीडियन है। देखिए ये आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने पूरा एक अच्छे से समझा दिया कि कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां पे बहुत सारी डिटेल में आपको बताया था। अगर आपको कोई चीजें याद हो तो मैंने एक चीज समझाई थी, क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज इंस्क्राइब सर्कल, ठीक है, वो इंस्क्राइब सर्कल है जो रेडियस आर। एक होता है सरकमस्क्राइब जो बाहर से जाता है, एक होता है इंस्क्राइब माने जो अंदर से जाता है। तो व्हाट इज हुज इंस्क्राइब, जो सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है ना। तो मैंने आपको बताया था कि दो समझाया था इसको सॉल्व करने का, कि इसमें दो कंडीशन होती है, और जिसकी रेडियस दे रखा है आपको इतनी दे रखा है। तो आप जानते हैं एक होता इन रेडियस होता है, एक होता है सरकम रेडियस। तो इक्विलेटरल कंडीशन मैंने आपको बताया था कि इन रेडियस जो होता है 1 यूनिट होता है, और जो सरकम रेडियस होता है वो 2 यूनिट होता है। कितना होता है, 2 यूनिट। तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं
ये आपका इंस्क्राइब सर्कल लिखा हुआ है, इसका मतलब इन रेडियस की बात कर रहा है। तो इन रेडियस होता है 1 यूनिट। कितना होता है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी कितनी? कैपिटल आर। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? अगर आपको याद होगा, मैं लिखाया था 3√3 n² वेयर n इक्वल्स टू क्या होता है? 1 यूनिट, है ना, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। एन क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू है। क्या है? वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 1 यूनिट होता है इन रेडियस। इन रेडियस की वैल्यू देगा कैपिटल आर, है ना। इंस्क्राइब सर्कल रेडियस आर दे रखा है, इन रेडियस 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कैपिटल आर। एरिया होता है 3√3 n² वेर एन इक्वल टू यूनिट ऑफ 1 यूनिट, लेंथ ऑफ 1 यूनिट या वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई है? आर आई। कितनी आई है? आर। तो आर का स्क्वायर कर दीजिए, पेन फ्री हो जाएगा क्वेश्चन। 3√3 × r²। अगर यहीं से आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है, आपसे बोलता है सरकम रेडियस बताइए। अगर यहीं पे आपको इंस्क्राइब की जगह सरकमस्क्राइब दे रखा हो तो फिर कैसे लगाते? मैं तीन चार चीज यहाँ समझा भी दे रहा हूँ। अगर सरकमस्क्राइब दे रखा होता तो सरकमस्क्राइब जो होता है वो, सरकमस्क्राइब क्या होता है? वो 2 यूनिट होता है उसकी रेडियस। यानी 2 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ पे कैपिटल आर लेता, तो यहाँ पे 1 यूनिट निकालना पड़ता, r/2। उसके बाद फिर यही फॉर्मूला लग जाता, 3√3, 1 यूनिट के लिए r/2 का स्क्वायर करते, r² / 4 आता। ये आंसर हो जाता अगर सिर्फ सिर्फ यहाँ पे क्या इंस्क्राइब को जहाँ सरकमस्क्राइब दे देता तो आंसर मेरा ये हो जाता। यहाँ से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, क्या साइड होगी भी निकाल सकता हूँ, मैं मीडियन की लेंथ भी निकाल सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज साथ कई कई चीज आप यहाँ समझ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं फॉर्मूला से नहीं लगाया हूँ, मैं डायरेक्ट लगा दिया कि 1 यूनिट की वैल्यू आर है, 3√3 × 1 यूनिट n² वेर n की वैल्यू इक्वल्स टू यूनिट ऑफ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट आप आर का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपसे कह रहा है कि इफ अ 30 मीटर लैडर इज प्लेस अगेंस्ट अ वॉल सच दैट, देखिए एक वॉल है आपकी इस तरीके से, और ये देखिए आपका इसका बेस हो जाएगा। ये 30 मीटर लैडर देखिए वॉल को टॉप को टच कर रही है इस तरह से। इसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर है। ये वॉल हो गई आपकी, मान लेते हैं ए है, ये बी है, सपोज दैट ये सी है। ये देखिए कह रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है इसके बेस से यहाँ से पॉइंट से इन दोनों, कह रहा है 1/3 है। 30 का 1/3 निकालेंगे तो 10 आएगा। तो आपसे पूछा था कि बताइए वॉल की लेंथ कितनी होगी। ये आपका देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करिए 900 आएगा, उसमें से माइनस कर दीजिए बेस के स्क्वायर को 100, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, 800 अंदर आएगा। और 800 का मतलब होता है 20√2। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है टाइम नहीं लगना चाहिए। ये भी बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, कह रहा है कि डी जो है एबी का मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है। इसी तरीके से जो बीसी का जो मिड पॉइंट है आपका ई है, और इसी तरीके का ये मिड पॉइंट एफ है। इनको मिलाकर मिला दिया गया है तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। तो बोला इसका जो एरिया, छोटे वाले डी एफ का एरिया और बड़े वाले के एरिया में क्या रेशियो होगा? मैं बिल्कुल बताएं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इसका भी एरिया, इसका एरिया, सारे एरिया क्या है? सब आपस में सेम है। तो अगर इनका एरिया का रेशियो निकाला जाए तो मैं इनका 1 माना, सपोज इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 1। और इसको टोटल अगर देखा जाए तो कितने ट्रायंगल? 1 2 3 4, यानी 4। बड़े वाले का अगर 4 है तो इनका 1 है, तो 1:4 इसका रेशियो हो जाएगा। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस इज परपेंडिकुलर टू, देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल आपका है, पी क्यू आर ये आपका ट्रायंगल है। ये पी एस जो आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है पी एस। और कह रहा है क्यू आर जो है, क्यू एस जो रेशियो दे रखा है, एस जो पॉइंट है वो क्यू आर को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। मान लेते हैं ये वाली लेंथ 3x है, ये वाली लेंथ मान लेते हैं कि 1 × s करेंगे 1x है, रेशियो में दे रखा तो एज्यूम करने के लिए कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। पी क्यू दे रखा है आपका 21 और पी आर दे रखा है आपका 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहे हैं, पी क्यू एस बन रहा है, पी एस आर बन रहा है। अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू एस की बात करूं तो आप देख रहे हैं पाइथागोरस 90 डिग्री है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर निकालते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं कि पी एस स्क्वायर जो होगा
पी एस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 21 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर करूंगा मैं 9x स्क्वायर। अगर मैं ट्रायंगल पी एस आर की बात करूं, पी एस आर ध्यान दीजिएगा, पी एस आर वो भी 90 डिग्री है, तो पी एस आर में भी जो पी एस का स्क्वायर होगा वो होगा हाइपोटेन्यूस, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे 81 माइनस बेस का स्क्वायर x है, x का स्क्वायर। ए बी पी एस, तो अगर लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड इक्वल कर लीजिए। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, माइनस 9x स्क्वायर, ये इक्वल होगा 81 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये भी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, देखिए 41 है, 441, 81 इधर लेके आएंगे जीरो, देख लीजिए उधर जाएगा, उधर प्लस 9, यानी 8x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 441 में से 81 माइनस कर देंगे 360 आएगा, यहाँ से अगर 8 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 45, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3√5। एक्स पता है तो टोटल लेंथ कितनी है आपकी है 3x प्लस एक्स मिला के 4x है, तो क्यू आर की जो लेंथ हो जाएगी वो 4x है, और x निकालें 3√5। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 12√5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें कौन सी जो है ट्रायंगल की साइड, देखिए ट्रायंगल के इसका रूल होता है कि इसमें टू साइड का सम, अगर ट्रायंगल की साइड ए है, बी है, सी है, तो दो साइड का जो सम होगा वो तीसरे से ग्रेटर देन आएगा, ये रूल होता है। अब आप हमको ये बताइए, क्या पहले ऑप्शन में है, नहीं, देखिए पहले ऑप्शन देख रहे हैं 9 7 को ऐड करें 16, 16 17 से ग्रेटर देन नहीं है क्या, 6 10 से ग्रेटर देन नहीं है, 12 देखिए यहाँ इक्वल हो जा रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखिए इसमें 7 5 करेंगे 12 9 से बड़ा ही आएगा, 9 7 ऐड करेंगे 16, 16 5 से ग्रेटर देन है, तो सिर्फ डी ऑप्शन सही, जिसमें टू साइड का कोई भी टू साइड का सम जो है थर्ड वाले साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए, वही साइड पॉसिबल है ट्रायंगल की। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी एडी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। देखिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने क्लास में कराई थी, मुझे आज भी फिगर मैंने अपने नोट्स अगर जिन्होंने बना रखा होगा मैंने सेंड किया था, मैंने बिल्कुल इस क्वेश्चन को कराया है। अगर कोई लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर अगर एडी है, एबीसी ट्रायंगल का अगर एंगल बाइसेक्टर एडी है, तो मैंने वो क्लास में बताया है कि कैसे इसको जो है सॉल्व किया जाता है। ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी डी और सी डी के, बी डी और सी डी। आप बताइए सी डी 6 है और बीसी, बीसी माने टोटल, यहां से पूरा टोटल कितना दे रखा है 10, ये है 6, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ए बी निकालना है, ए बी अपॉन ए सी दे रखा है 4.2 इक्वल्स टू बी डी कितना है 4/4 और सी डी है 6, यानी 2 2 जार 2 3 जार 2/3। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का मल्टीपल आंसर हो जाए कितना, मतलब 3 इंटू 7 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। देखिए क्या रहा 7 का मल्टीपल आंसर मान ये आंसर होना चाहिए, देख लो 3 इंटू ए बी निकालेंगे, देखिए 2 इंटू 4.2 और डिवाइड कर देंगे 3 से, डिवाइड कर लीजिएगा तो आ जाएगा 2.8, ठीक है 2.8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 14 1.4 इंटू 2 करेंगे तो 2.8 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था आपका। आप जानते हैं एक रेक्टेंगुलर कह रहा है क्लोसेट है, देखिए रेक्टेंगल कोई मान ली इस तरह से रेक्टेंगल आप जानते हैं, उसका डायगोनल दे रखा है 7.5, और उसके जो है आपका जो है शॉर्टेड दे रखा है, मान ले इसकी विड्थ दे रखी है 4.5, 10 और चलिए 4.5, इसकी लेंथ कितनी होगी ये बताना है। आप जानते हैं अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा हुआ है, अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल में ये 5 है ना, 3 4 की क्या बनती है, ट्रिपलेट बनता है, 5 3 4 की ट्रिपलेट बनती है। आप देख रहे हैं कि ये 7.5 है 4. अगर आप इसको थोड़ा सा देख पा रहे हैं तो आप ये चीज देख रहे हैं यार इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि 1.5 इंटू 5 करेंगे 7.5 आएगा, 1.5 इंटू 3 करेंगे 4.5 होगा। कहने का मतलब ये है ये जो 5 यूनिट डायगोनल है यहाँ पे 7.5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 5 यूनिट की वैल्यू 7.5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1.5 आ जाएगा।
यहां से अगर 5 7.5 हो गया, 3 जो है 3 से 4.5 हो जा रहा है, तो यानी 4 की वैल्यू क्या है, 1.5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, यानी 6 है। ये क्या है, 6 है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, नहीं नहीं कि बैठ करके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर करते रह जाएंगे आप। ये सब चीजें अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो बहुत टफ चीजें लगने लगी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। डायरेक्ट दिख रहा है कि 5 की वैल्यू 7.5, एक की 1.5, 4 की 6, यानी ये 6 है, ये 4। अब 6 अगर आपको ए मिल गया, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ अगर 4.5 है, तो उसका एरिया निकल नहीं जाएगा। 6 × 4.5 करेंगे, 27 मेरा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। ट्रिपलेट का इसमें ध्यान देना है आपको। ट्रिपलेट क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता हो जाके देखें। और ट्रिपलेट से क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। ट्रेपेजियम का एरिया दे, ट्रेपेजियम किस तरह से बनता है, देखिए इस तरह से ट्रेपेजियम इस तरह से बनता है। इसका एरिया क्या होता है, ये पैरेलल साइड है। ये देखिए दोनों पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस, इसे हाइट कहा जाता है। तो एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड करिए कितना है, तो एक साइड तो दे दिया 22, दूसरी आपसे पूछा है, हमको नहीं पता है ना, इंटू उनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है, इसकी हाइट कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल 16। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया दे रखा है 360। इसी को सॉल्व करना, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। ये देखिए 8 हो जाएगा, 8 से इसको कैंसिल करिए, 46 आएगा। तो 20 प्लस एक्स की वैल्यू 46 है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 22 करेंगे 24 आ जाएगी। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, ये आसान क्वेश्चन था। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम।